हेलो पीपल, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सीरीज। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टर्स के बारे में। इंडक्टर्स बहुत ही वाइडली यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि किसी भी मदरबोर्ड पर किसी भी टाइप के इक्विपमेंट में कुछ इस तरीके से आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। और इनका बहुत ही अलग अलग पर्पस में यूज होता है। कहीं पर वोल्टेज बूस्ट अप करने के लिए, कहीं पर करंट को स्मूथनिंग करने के लिए अलग अलग तरीके से इस तरीके के कंपोनेंट का यूज होता है। ये अलग अलग शेप में आते हैं। समटाइम्स ये कार्बन रजिस्टर्स के टाइप ऑफ डिफरेंट शेप में भी आते हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में होते हैं। इवन जो इंडक्टेंस होता है वो इस तरीके के ट्रांसफार्मर में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडक्टर्स के बारे में। तो ये होता क्या है? ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक बार अगर है, एक कोई भी मैग्नेट होता है, उसके अराउंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप स्टोर अगर करना चाहते हो तो आप एक इंडक्टर का यूज कर सकते हो। तो इंडक्टर एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, इसके इस वैल्यू को टर्म कहते हैं हम लोग इंडक्टेंस के रूप में। इंडक्टेंस को ये ऐसे स्टोर करता है, इसकी कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। मतलब कि ये एक इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस इतनी होगी। ये इतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर रहा है, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसकी इंडक्टेंस इतनी है। तो इसी तरीके से इस इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है हेनरीज में, जिसे कि हम लोग एच से डिनोट करते हैं। कोई भी कंपोनेंट अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बाकी प्रीवियस दो कंपोनेंट्स के बारे में कि उसका कोई ना कोई बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है, और वो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल किसी ना किसी एक लॉ के ऊपर में बेस्ड होता है। तो यहाँ पर भी हमारे दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं। फर्स्ट है एम्पियर्स लॉ और दूसरा है फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे कि कैसे एक इंडक्टर को बनाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ वो किस तरीके से इन दोनों लॉ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका कंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ इसी तरीके का होता है या फिर इस तरीके का होगा, जिसे कि हम लोग कहते हैं ये एक कॉइल के रूप में हमेशा बना हुआ होता है। उसका कोर अलग अलग तरीके का होगा, कभी ये एयर कोर होगा, कभी इसके बीच में आयरन आ जाता है तो इसे आयरन कोर कहने लगते हैं। फेराइट अगर आ गया, कोई फेराइट सब्सटेंस अगर आ गया, तो हम लोग उसे फेराइट कोर भी कहने लगते हैं। या फिर अलग अलग तरीके का भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होता है किसी भी इंडक्टर के केस में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ये कैसे काम करता है। इसके कोर के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने जान लिया। तो पहला यहाँ पर चीज़ आता है वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कहता है कि जब भी आप एक कंडक्टिव पीस ऑफ वायर को अपने हैंड में होल्ड करोगे और करंट कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर जा रहा हो, अगर आपने एक करंट अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी होगा आपके फिंगर्स के अक्रॉस में, फिंगर्स के डायरेक्शन में, ये एक वायर को इसी तरीके से रिवॉल्व करेगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कि एक करंट आई के कारण यहाँ पर इंड्यूस हुआ है। इसे ही एम्पियर्स लॉ के द्वारा दिया गया था। और इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इंडक्टर को बनाने में। इंडक्टर का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड को ये स्टोर कर रहा है, मतलब कि एक पीस ऑफ वायर है, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर स्टोर कर रहा है इंडक्टेंस एल के रूप में यहाँ पर। तो आप एक वायर को लेकर के ऐसे इंडक्टर यूज़ कर सकते हो, बट उसकी इंडक्टेंस क्या ही होगी? बहुत कम होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडक्टेंस को स्टोर करना है, इंडक्टेंस की अगर आपको कैपेसिटी की ज़रूरत है, तो आप एक लंबा पीस ऑफ वायर तो ले नहीं सकते हो। 1 मीटर वायर अगर आप अपने पीसीबी में यूज़ करोगे तो फिर वो कैसा एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक वायर को, जो भी पीस ऑफ वायर है, उसे ज़्यादा लेंथ का लेकर के उसे कॉइल अप कर दिया जाता है। अलग अलग पीस में यहाँ पर इसे कॉइल कर दिया जाता है। जैसे कि ये एक पीस ऑफ इतना सा अगर एरिया हो, उसका एक अगर इंडक्टेंस L1 है, उसी तरीके से L2 है, और सो ऑन इस तरीके से। तो सारे के सारे जो पीस ऑफ जो कॉइल्स होंगे, जो कि स्ट्रेट कॉइल्स, अगर इस तरीके से अगर आप इंडिविजुअली अगर आप ऐसे देखो, तो उनका हर एक जो इंडक्टेंस होगा वो कंसंट्रेट हो जाता है वन मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। और एक इंडक्टेंस जो हमें मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसका पहला रीजन यहाँ पर ये आता है कि एम्पियर्स लॉ से हमने एक वायर को लिया और वो वायर से हमने एक इंडक्टेंस पा लिया। लेकिन अगर हमें ज़्यादा इंडक्टेंस चाहिए था तो हमने उसे एक कॉम्पैक्ट साइज में करने के लिए, ताकि हमें लंबा पीस ऑफ वायर ना लेना पड़े, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कॉइल को लिया ताकि हमारा एरिया कम हो जाए और हमें इंडक्टेंस भी है वो ज़्यादा मिल जाए।
तो होप करता हूँ आपको ये यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि हमें तो यहाँ पर इंडक्टेंस मिल चुका है जो कि एक कॉइल से जनरेट हो रहा है, लेकिन आपने एक पीस ऑफ कॉइल को आपने यहाँ पर जो करंट दिया है, वो करंट हमेशा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, वो हमेशा इंड्यूस होने के टाइम पे वो थोड़ा मोड़ा तो फ्लक्चुएट होगा। जब ये वो जनरेट हो रहा है वो थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो उसी कम या ज़्यादा को यहाँ पर अपोज करता है, यहाँ पर हमारा वायर, जो पूरा का पूरा कॉइल है, इंडक्टर है, उसे ये अपोज करता है, ताकि ये करंट को स्मूथ रख सके और मैग्नेटिक फील्ड को भी स्मूथ रख सके। ये कहाँ से आता है, इसके लिए हमारा दूसरा स्टेप आता है। ये कॉन्सेप्ट दूसरे स्टेप से आता है जो कि कहता है फराडे लॉ। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर आप एक कॉइल से मैग्नेट को इस तरीके से मूव इन मूव आउट अगर आप करोगे, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो इंड्यूस होगा। उसी तरीके से अगर आपका करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज इंड्यूस होना फिक्स है। ये है ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो फैराडेस लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो फैराडे का लॉ है, यही कहता है कि शॉर्ट में अगर कहूँ तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट अगर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसी तरीके से जब आपके इंडक्टर में जब जब करंट चेंज होता है, अगर वो इंक्रीज होने की कोशिश करता है, तो इंडक्टर एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और उस करंट को स्लो डाउन कर देता है। इसी तरीके से अगर वो डिक्रीज होता है, तब भी वो इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है और करंट को एक सेम लेवल पर रहने की कोशिश में रखता है। तो इसी तरीके से करंट को क्या होता है, यहाँ पर स्मूथनिंग किया जा सकता है, और वोल्टेज का भी अगर बूस्टअप करना हो तो यहाँ पर आपका इंडक्टर हेल्प करता है। तो इस तरीके से एम्पियर्स लॉ और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसी भी इंडक्टर के केस में यूज होता है। होप करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसके डिफरेंट सिंबल्स क्या होते हैं। अगर आप अपने पीसीबी में कुछ इस तरीके से इसे यूज़ करोगे, तो इसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट आपको अगर स्कीमेटिक्स डिज़ाइन करना हो, तो आपको आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर के लिए उसका डिफरेंट स्कीमेटिक सिंबल यूज़ करना पड़ता है। इंडक्टर एक 2 लीड का टर्मिनल होता है, और इसके अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन होते हैं, ये बहुत तरीके से यूज़ होता है। बट ओवरऑल अगर आप देखो, तो ये इस तरीके से 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में ही बटा हुआ होता है। पहला होता है एयर कोर, मतलब कि ये एक खोखला होगा, अंदर से जस्ट वायर की वाइंडिंग होगी, कॉइल होगा, अंदर में इसके एयर रहता है, मतलब कि ये एक ट्रांसपेरेंट चीज़ रहता है, ये खोखला होता है, हॉलो चीज़ होता है, तो इसे एयर कोर कहते हैं हम लोग। आयरन कोर जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है, एक आयरन के जो पीस होते हैं उसके अराउंड वायर को वाइंड अप कर दिया जाता है, कॉइल अप कर दिया जाता है, तो ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आयरन कोर इंडक्टर भी कहलाता है। फेराइट कोर, एक फेराइट मटेरियल, कुछ इस तरीके का मटेरियल अगर रहे, उसके अराउंड अगर आप कॉइल को इस तरीके से वाइंड अप कर दो, तो वो आपका फेराइट कोर इंडक्टर कहलाता है। वेरिएबल कोर भी अलग तरीके का इंडक्टर होता है, जिसमें कि आपका अगर कुछ इस तरीके से इंडक्टर है और उसका दो अगर वायर है, तो इस तरीके से जो मेन पोटेंशियोमीटर के केस में जैसे था, तो आप जैसे जैसे ये वायर को इस तरीके से इस तरफ अगर आप इसे ड्रैग करते रहोगे, तो इंडक्टेंस भी आपका चेंज होते रहेगा। तो ये वेरिएबल कोर इंडक्टर रहता है। कुछ इस तरीके के इंडक्टर भी आते हैं, ये कार्बन फिल्म इंडक्टर्स होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से पीसीबीज में यूज़ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के सिंबल्स हैं जो कि इंडक्टर के आप अपने स्कीमेटिक डिजाइनिंग के वक्त में यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग चलिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। इसके कुछ इस तरीके से 6 या 5 फार्मूलाज होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर ट्राई किए हैं एडअप करने के। पहला फार्मूला है कि जो इंडक्टेंस है वो आप मेजर कैसे कर सकते हो किसी भी पीस ऑफ वायर के लिए, किसी भी कॉइल के लिए। तो ये पहला फार्मूला है जिसमें कि आप उस कॉइल का इंडक्टेंस अगर आप मेजर करना चाहते हो, तो पहले आप नंबर ऑफ टर्न्स को जानो, फिर उस मटेरियल का जो कोर का जो मटेरियल है उसकी परमिबिलिटी को जानो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो टोटल कॉइल का बन रहा है, और लेंथ ऑफ द कॉइल जो टोटल आएगा, उस मुताबिक से आप यहाँ पर इंडक्टेंस को जान सकते हो। अगर आपके पास में ऑलरेडी इंडक्टेंस अगर आपको पता है, जैसे कि एल आपको पता है, और आप जानना चाहते हो कि आपका कॉइल का जो इंडक्टर है, आपने एक कॉइल को वाइंड अप करके आपने एक इंडक्टर बनाया है, वो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो आप इंडक्टेंस के वैल्यू से, आपने पहले इंडक्टेंस निकाल लिया है, अब आप इंडक्टेंस की वैल्यू से और अपने दिए हुए करंट के स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 2 करके एनर्जी जितना भी स्टोर हो रहा है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आपके इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, उसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मल्टीप्लाई करते हुए इंडक्टेंस को, आप यहाँ पर वोल्टेज को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। उसी तरीके से एक सिंगल कॉयल में सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस जो होता है, किसी भी कॉयल के अराउंड जो इंडक्टेंस उसका रहता है, उसे भी आप कुछ इस तरीके से मेजर कर सकते हो, जो कि पहले वाले फॉर्मूला के ही एक्चुअली था। उसके बाद फिर अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को जानना चाहते हो, तो आप दोनों दोनों जो कि दो कॉयल के बीच में होता है, मतलब कि ये एक कॉयल है, सॉरी मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये एक कॉयल है
और कुछ इस तरीके से ये एक कॉइल है, दो कॉइल जैसे होते हैं जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के केस में होता है। तो इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एम निकलेगा, उस म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर आप जानना चाहते हो तो दोनों कॉइल का आप इंडिविजुअल इंडक्टेंस निकालो इस फॉर्मूले से, और दोनों को अंडर रूट करते हुए के जो कपलिंग कांस्टेंट होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये एक टर्म होता है जो कि सम अप होता है किसी भी पीसीबी में यूज़ करने के लिए। मैं फ़िलहाल इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये एडवांस के वीडियोस में मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो होप करता हूँ आपको ये फार्मूलाज पसंद में आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे एक्चुअली। और अगर आपको जानना है कि इसका डेली लाइफ यूज़ क्या है तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो डेली लाइफ इसका यूज़ जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टेंस का। बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इंडक्टेंस के इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। पहला तो ट्रांसफार्मर्स हो गए। ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग कॉइल होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हमारा ट्रांसफार्मर से जो सेपरेशन ऑफ वोल्टेज होता है या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड होता है। उसी के साथ साथ इंडक्शन कुकटॉप होते हैं, जो आपका इंडक्शन स्टोव होता है, उसमें भी आप विदाउट हीटिंग अप, विदाउट फायर, यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वन एरिया टू अनदर एरिया भी हो जाता है। इवन अगर आप बीच में इस तरीके से एक पेपर रख दो तो पेपर नहीं जलता है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र सिर्फ मेटल एरियाज़ में होगा, नॉन मेटालिक एरियाज़ में नहीं होता है। फ्लोरेसेंट जो लाइट्स होते हैं कुछ इस तरीके से CFLs जो होते हैं, इनमें इंडक्टर का यूज़ होता है। वायरलेस चार्जिंग में भी चार्ज को आप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आप जस्ट बाय टचिंग इंडक्शन, जस्ट टच कराते हुए आप वायर के चार्जिंग को आप यहाँ पर सक्सेसफुली फुलफिल करते हो। लाउड स्पीकर्स हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर हो गए, या फिर किसी भी तरीके का EMI फिल्टर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर आप बना रहे हो, तो अलग अलग तरीके से इंडक्टेंस का यूज़ हमारे डेली लाइफ में होता है। और इसी तरीके से आप इंडक्टर को यूज़ कर सकते हो। होप करता हूँ आपको इसका डेफिनेशन, इसका जो टाइप है और इसका सिंबल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो, ताकि अपकमिंग आने वाले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस को आप अच्छी तरीके से जान सको। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप इस तरीके से ढेरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।